साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी पिछले कुछ दिन में काफ़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं देश और दुनिया में। अभी जैसे अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान पर युद्ध किया, किस तरह से 168 स्कूली लड़कियों की निर्मम हत्या की गई। युद्ध का जो कानून है वो ये कहता है कि आतंकवादी भी जब कोई हमला करता है तो हॉस्पिटल और स्कूल हैं उन पे कभी हमला नहीं करता। लेकिन अमेरिका की दादागिरी और इजराइल भी अपने आप को दादा समझने लग गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़े एडवांस हो गए। इजराइल ने टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप कर ली और हथियारों में एक तरह से वो डॉन बन गया, पूरी दुनिया को सप्लाई करता। तो उसको लगा हम तो बस कुछ भी कर लेंगे। तो ब्लैकमेल करते गए। तो ब्लैकमेल करने का जो साजिश थी इनकी बहुत पुरानी है। एप्स्टीन फाइल जो चारों तरफ चल रहा है उसकी जो मेन जो साजिश थी, एप्स्टीन फाइल को ये जो चलाया गया था प्रोग्राम दुनिया भर के बड़े बड़े हस्तियों को फंसाने के लिए, वो जो जेफरी एप्स्टीन था वो इजराइल का बंदा है। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी ताकत को, सत्ता को, हुकूमत को, दादागिरी को कायम रखने के लिए हर तरह का हथकंडे अपनाते हैं। एक तो बंदा होता है ना, ईमानदार बंदा होता है, उसका कैरेक्टर अंदर बाहर एक होता है। सिंपल लोग होते हैं वो तो होते हैं ईमानदारी ग्रस्त है। लेकिन जो ये अमेरिका या इजराइल इस तरह के लोग होते हैं वो दादागिरी जमाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपने। अमेरिका का अगर आप इतिहास देखें, अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन पर लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए, या जो उनके नेता या सरकारें अमेरिका की दबाव में नहीं आए उनको खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए अलग अलग तरह के आंदोलनों का सहारा लिया। और आंदोलन के अंत में उन्होंने युद्ध करवा दिया कि भाई हम यहाँ तो डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे, यहाँ के लोगों को सुख शांति मिलेगी, यहाँ के लोगों को बढ़िया माहौल मिलेगा। और इस तरह से इस आड़ में उन्होंने कई देशों को निपटाया। आप लीबिया और अलग अलग देशों का, इराक का देख लो, वही चाल वो ईरान के साथ खेलना चाह रहा था। अब क्या है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो खामनेई साहब, मोहम्मद खामनेई साहब जो चले गए, उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश किया। देखो, दादागिरी करने वाले करते हैं, बुराई थी है और रहेंगी, दादागिरी करने वाले दादागिरी करते रहेंगे। वो बंदा अमेरिका की दादागिरी के सामने झुका नहीं, वो एप्स्टीन फाइल के चक्कर में आया नहीं। तो इन्होंने देखा यार ये तो हमारे फंदे में नहीं आ रहा। जैसे अपने मोदी साहब जो बड़ा बड़ा विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, एप्स्टीन फाइल में नाम आते हैं, औकात दिखी ना एक मिनट में। और ईरान का जो सुप्रीम लीडर था वो बंदा एक ऐसा बंदा था जो इनके झांसे में नहीं आया। तो इन्होंने कहा भी ये तो महिला विरोधी है, अलग अलग तरह के बहाने बनाए थे। वो झूठ बोलने वालों को तो प्रोपेगेंडा फैलाने हैं, अपनी बात को फैलाने के लिए और झूठ फैलाने के लिए मीडिया का अलग अलग लोगों का सहारा लिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में तो क्या होता है, जो दुश्मन भी होता है तो सब देश आपस में, जैसे हम पास पड़ोस में जानकारी इस तारे में, ऐसे में खुशी गम के मौके पर तो गम के मौके पर सोते हैं चलो कोई बात नहीं, एक बंदा चला गया। तो गम के लिए सांत्वना, शोक संदेश भी देते हैं। अब मोदी जी इस हिसाब से ड्रामा करता है, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करता है। तब वो बंदा जो खामनेई साहब थे, और ईरान तो हमेशा हिंदुस्तान का फेयरवेल कंट्री रहा है। मैं देख रहा था 2012 में हिंदुस्तान को पेट्रोल की जरूरत थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, और यूको बैंक का पेमेंट गेटवे बनाया गया और उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए हमारे ब्याज के छोड़ दिए थे हमारी तरफ। उन्होंने ब्याज नहीं लिया, हिंदुस्तान पेमेंट कर नहीं पा रहा था अपना देश, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, पेमेंट आते रहेगी, आप तेल लेते रहो। और वो यूको बैंक का भी उस समय हालात खराब थे, और उस पेमेंट का जमा होने से यूको बैंक का भी उद्धार हुआ। और यूएनओ में जब कन्वेंशन हुई थी, जब भी इराक हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। मुस्लिम कंट्री है लेकिन पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। अब सोचो, ऐसे में मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, विश्व गुरु तो नहीं है, क्योंकि विश्व गुरु ऐसा होता है गुरु के पास चेला होना चाहिए, इसका चेला था ही नहीं, ये तो सब ड्रामे हैं। पोल खुल गया और ये वहां पर सांत्वना देने तक की हिम्मत नहीं मिल पा रही। और ईरान की हिम्मत देखिए, ईरान ने उन हालातों के बावजूद भी अपने को हिम्मत से पेश किया। ठीक है, हमने साहब चले गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने उनका जो अमेरिका और इजराइल की दादागिरी की हेगड़ी ऐसे निकाल दी है कि भाई साहब जिंदगी में इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा किसी को परेशान करने में। देखो, कोई बंदा अन्याय अत्याचार सहन करता है तो उसी से अत्याचार बढ़ता है, तो कोई ना कोई तो लड़ेगा। तो इन्होंने दादागिरी करते इनको लगा कि हमारे पास तो सैन्य ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी। भाई साहब, ईरान ने इनकी हिम्मत निकाल दी, इनकी जो हथियार थे वो नहीं चल रहे, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल होगी। अमेरिका के जो बड़े बड़े ड्रोन सेंसर थे जो अरबों डॉलर की खर्चे से बनाए गए थे, इन्होंने इतना स्ट्रेटेजिकली खेल खेला। मैं देख रहा था, ईरान ने स्मार्टली वहां पर पेंटर लगा के पेंटिंग कर दी अलग अलग प्लेन्स की, ताकि जो दुश्मन है उसको ये लगे कि ये तो भैया इनका एयरबेस है और वो इनको डिस्ट्रॉय कर दे। बाद में पता चला तो पेंटिंग कर रखी थी।
तो उनकी तो मिसाइल महंगी चलेगी ना। इन्होंने सस्ते ड्रोन से अमेरिका की बड़ी बड़ी मिसाइलें हिला दी। जो इन्होंने अमेरिका ने अलग अलग देशों में एयरबेस बनाए थे, उसका पर्पज ये था स्ट्रेटेजिकली जो दुश्मन कंट्री है उन पे वार करना पड़े तो दूसरे की धरती से अपना पर्पज सिद्ध किया है। तो ईरान ने स्मार्टली सबसे पहले जो ये अमेरिका ने दुश्मन पाल रखे थे उनके अड्डों को निपटाया। उनके अड्डों को निपटाने से क्या होगा, जो अमेरिका के जो दाएं बाएं हेल्पिंग हैंड खड़े हुए थे वो सब साइड में हो गए। अब इन्होंने वहां पर जो कतर में अटैक किया, अलग अलग जगह अटैक किया, अब इजराइल में भी ऐसे खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं। 100 फीट गहरी बंकर में भी इनकी मिसाइलें इनको नुकसान कर दिए, लेकिन इजराइल उसको खोल नहीं रहा। वो खोल इसलिए नहीं रहा कि इसको पता है कि खोलते हैं तो दुनिया में पोल खुल जाए, लेकिन फिर भी सच तो बाहर कहीं ना कहीं आ ही जाता है, चाहे वो मीडिया में ना बताए कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चारों तरफ स्ट्रेटेजिकली जो वार किया, अमेरिका ने जानबूझ के ईरान को छेड़ा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, हिंदुस्तान के लोग तो कहते हैं कि चलो बेवकूफ हैं, थोड़े बहुत लालच में आते हैं। अमेरिका के लोगों ने ट्रंप जैसे बेवकूफ आदमी को चुन कैसे लिया राष्ट्रपति? ये बात मेरे को थोड़ी सी कई बार मतलब परेशान करती है यार। ऐसा अमेरिका के लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हुए? उन्हें पता था आज तो बेवकूफ रहा नहीं, हुए तो पहले भी बेवकूफी की हुई। तो इस और युद्ध में तो अमेरिका अपने राष्ट्रपति के सरकार के साथ खड़ा रहा। आज अमेरिका का सैनिक, अमेरिका की सरकार, अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स और दूसरी पार्टीज को जो सीनेट मेंबर है वो सब इनके खिलाफ हो गए। वो कह रहे भैया हम अपनी जान दूसरों के लिए क्यों दें, इजराइल के लिए हम क्यों मरे? तो ये जो बेवकूफ़ी है, आज वो अकेला पड़ गया है और अमेरिका के लोग भी उसके साथ नहीं है। और ये होना भी चाहिए। युद्ध तो किसी भी कीमत पे मैं सपोर्ट नहीं करता। युद्ध में क्या निर्दोष लोगों की जान जाती है। अब सोचो एक युद्ध पोत यहाँ पर जो इंडिया में आया था, जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया था, वो नियत थे लोग थे, अमेरिका ने उन पर वार कर दिया। और वो एरिया हिंदुस्तान उसका कस्टोडियन है, हिंद महासागर का। वहां पर उस युद्ध पोत को मारा जाता। और हिंदुस्तान वाले जो विश्वगुरु कहते हैं, पता भी नहीं चला हिंदुस्तान के लोगों को कि वहां पर ये अमेरिका वाले इसको मारने की तैयारी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के इनकी विश्वगुरुओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ये कह सकें कि भैया ये हमारा मेहमान था, तुमने इसको कैसे मार दिया। और वहीं श्रीलंका ने जब इनको जरूरत पड़ी तो श्रीलंका ने उनको अपने यहाँ शरण दे दी, दूसरे उसको वहां का जो सिख था। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वाई वाई होता, अच्छाई या बुराई आप कुछ करोगे उसी के बेस पे लोग डिसाइड करेंगे कि आपके वैसे विश्वगुरु कहने से विश्वगुरु नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। देश छोटा है बड़ा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका जो लीडरशिप है वो किस समय पे कैसे बिहेव करती है, कैसे एक्ट करती है, लोगों की वेलफेयर के बारे में कैसे सोचती है। और अब देख लो ये जो खुशियां मना रहे हैं बीजेपी वाले कि हमें तो वो जो 30 दिन के लिए अमेरिका ने परमिशन दे दी, ट्रंप साहब ने, रूस से तेल खरीदो। भाई साहब इससे बड़ी गुलामी हिंदुस्तान की नहीं हो सकती। तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। और रशिया जो मतलब इतने पुराने टाइम से हमारे साथ खड़ा रहा, हमेशा साथ खड़ा रहा स्ट्रेटेजिकली हर तरह से। आज इन्होंने बीच में जो गद्दारी करी रशिया से, अब रशिया वाले भी कह रहे हैं पुतिन के भैया मैं तो अब डिस्काउंट पे नहीं दूंगा, तेल तो दे दूंगा, डिस्काउंट पे नहीं दूंगा। तो कितनी बड़ी भयंकर बेइज्जती है। तो क्या होता है इस दौरान, अगर भारत इजराइल और ईरान के साथ न्यूट्रल होकर खड़ा होता है। देखो जब पूरी दुनिया में कोई भी रिलीजियस लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या किसी भी तरह का हो जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसमें 3 क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई। यूनिवर्सल ये प्रूव्ड है, एक्सेप्टेबल है। सच को सच के नजदीक बोलो। अब कहीं कोई गलत हो रहा है, अब हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, इसको थोड़ा इसलिए भाव दे देते हैं कि यहाँ पर भैया हिंदुस्तान की मार्केट कबाड़ मार्केट मानी जाती है। जो वहाँ की ऑफ पेटेंट चीजें वहाँ की कंपनियों को यहाँ पर बेचनी है, इसलिए इनको थोड़ा झूठा मोटा भाव दे देते हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान की कोई औकात नहीं है। चीन है हमारे से बहुत आगे निकल चुका, 50 साल आगे जा चुका है। वो अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में विश्वास करता है, इसलिए चीन ने अपने पे ध्यान दिया और वो आगे निकल गया। हम आज भी कबाड़ इसलिए हैं कि यहाँ रिसर्च इन्वेंशन इनकी कोई कदर नहीं है। तो हम छोटी छोटी चीजों पे दूसरों देशों पे डिपेंडेंट है। और इजराइल जैसे लोग, अमेरिका जैसे लोग टेक्नोलॉजी बेचेंगे, हथियार बेचेंगे, पहले पाकिस्तान को बेचेंगे, फिर कहेंगे उसको कहेंगे भैया हिंदुस्तान को ये बन जाएगा, फिर पाकिस्तान को यहाँ आएंगे कि भाई साहब हो जी पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, तुम ले लो, फिर उनको करके उनको बेचेंगे, ऐसे चलता है। और कोई भी पुर्जा खराब हो जाए फिर उस पुर्जे को मनमाने रेट कर देंगे। तो इन लोगों की जो चाल थी वो ये थी भी किसी भी तरीके से हम अपनी दुकान चलाते रहे, हथियारों से पैसा कमाते रहे। लेकिन आज जो ईरान ने हिम्मत दिखाई है, भारत का जो स्टैंड होना चाहिए था भी, जो ईरान के साथ गलत हो रहा है, देखो मानवता भी एक सबसे बड़ी चीज होती है, पॉलिटिक्स भी उससे नीचे रह जाती है। सोचो निर्दोष बच्चों को मारना, निर्दोष नागरिकों को मारना कितना खतरनाक है। वो शिप पे मारा जो हथियार नहीं थे, जो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आया था, उस पर हिंदुस्तान बोलने की हिम्मत नहीं। और वो अमेरिका का जो उप मंत्री है वो हिंदुस्तान में आके विदेश मंत्रालय में बैठे कह रहा है कि हम हिंदुस्तान को अगली ताकत नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान की धरती पे कह के इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और वहीं ईरान का जो विदेश उप मंत्री है वो कह रहा नहीं नहीं हम लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ये होता है जवाब देना कि हम कैसी भी हालत में, लेकिन हम लड़ेंगे, इनको आखिर सांस तक इनको मजा चखाएंगे, हारे चीज मर जाए, लेकिन क्या है कि हम ऐसे हार नहीं माने। तो अब जो हालात जो ओवरऑल दिख रहे हैं, अमेरिका से कुछ भी दिखाए, ट्रंप की दादागिरी एकड़ी निकल गई है।
और ईरान इस मामले में जो मुझे दिख रहा है, ईरान जीतेगा और एक हिस्ट्री बनेगी। अमेरिका और इजराइल जैसे देश किसी और पे अपनी गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। तो कुर्बानी जाती है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। किसी को छेड़ोगे तो भैया ऐसा नुकसान तो होना ही था। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो, इसका खात्मा हो, निर्दोष लोगों की जान ना जाए। युद्ध हमेशा किसी भी तरीके से खून खराबा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए खराब ही होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है, जो गलतियां होगी होगी, लेकिन आगे सबक भी सिखाना जरूरी था। ओवरऑल जो लोगों का नुकसान हुआ, इन सबको हम उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु स्वामी से सब उनकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। तो ये जो स्ट्रेटेजिकली ये बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं, ईरान वाले युद्ध से एक बहुत बड़ा मैसेज गया। हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी बाहर आई, या रशिया से तेल खरीदने की परमिशन मांगना, उसको सेलिब्रेट करना। तो एक तो क्या है कि इससे 2-3 बड़े-बड़े मैसेज निकलते हैं। एक तो क्या होता है, जब आदमी नकलीपना करता है, कितना ही शातिर हो, कितनी ही चालाकी कर ले, वो नकलीपना देर सवेर बाहर आता है और वो आएगा तो इतना भयंकर तरीके से गिराता है आपके कैरेक्टर को, आपकी छवि को, कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्योंकि वो उसको नकली छवि बनाने के लिए जितने ड्रामे करेगा, जिस दिन वो पड़ते खुलेंगी, वो भाई साहब नीचे गिरना ही गिरना है, क्योंकि उसका कोई बेस तो था ही नहीं। दूसरा होता तो जो दूसरों से उम्मीद करते हो खुद करके दिखाओ। अब ऐसे में घटनाएं घट रही हैं, आप कुछ करोगे नहीं तो भाई साहब लोग आपको क्यों याद करेंगे? तो लीडरशिप तो वैसे ही फेल होगी। पहले कदम के सच को सच के नजदीक नहीं बोला आपने, सच को कहा नहीं, सुन आंखें बंद कर ली। दूसरा ये कि जो उम्मीद थी लोगों को या दुनिया को आपसे करने की, आप कुछ करते, ईरान का साथ खड़े होते, भाई ये गलत हो रहा है, हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो उससे क्या होता है कि समाज में मैसेज जाता, और जो देश हैं उनको भी लगता नहीं यार हिंदुस्तान कुछ ठीक कह रहे हैं। तो एक छवि बनती, लोग आपस में जुड़ते, कभी किसी और के साथ हमारे साथ तकलीफ हो जाए तो दूसरे देश भी हमारे साथ खड़े होते। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जरूरत के टाइम पे भाई साहब छोटे और बड़े सबकी अहमियत होती है। तो ये जो घटनाएं घटी बड़ी खतरनाक घटी हैं, और हमारे देश की औकात इन्होंने इतनी गिरा दी है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। तो ये चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, इससे देश का, समाज का बड़ा नुकसान हुआ, निर्दोष लोगों की जान गई है। हम एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु स्वामी से उनकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। और अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को खत्म करने के लिए सबक सिखाना भी जरूरी है। जिनकी जान चली गई वो तो नहीं है, लेकिन ये भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये दादागिरी करने वाले लोग जब प्यार से ना माने तो भैया सर तो उठाना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो ईरान के लोगों ने हिम्मत की है, सब देशों को उनके यथासंभव सहयोग करना चाहिए। क्योंकि दादागिरी, अन्याय, अत्याचार को सहन करना पाप है, तो करना उससे बड़ा पाप है। तो उसको रोकने से आगे ये किसी और के साथ करने से पहले सोचेंगे। अमेरिका का मैं देख रहा था भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके हालात खराब हो गए हैं क्योंकि इकोनॉमी उसी पे टिकी हुई थी। तो अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका था। 5वें दिन ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो ट्रम्प के पास पहुंच के, भैया ऐसा हमारा तो काम खराब हो जाएगा। और तेल का सोर्स, गैस का सोर्स वहीं से था। तो ईरान और रशिया ने गैस की और पेट्रोल की सप्लाई बंद करके भाई साहब इनकी सबकी हिकड़ी निकाल दी है। और ये हिकड़ी निकालना जरूरी भी था। और ये मुझे नहीं लगता युद्ध अब ज्यादा दिन चलेगा, जल्दी ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं। और हिंदुस्तान के नेताओं को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे कि अच्छे काम करें, बजाय कि इजराइल के लिए हवन कर रहे हैं, इजराइल की कामयाबी के लिए। अरे भैया, गलत का विरोध करने के बजाय तुम तो गलत का साथ दे रहे हो, उनके लिए हवन कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कभी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।